नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अच्छी पाठशाला पर स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सीटेट के लिए हम सभी लोगों ने रिवीजन क्लासेस आरंभ करी, तो उसमें सबसे पहले पर्यावरण को हम सभी लोग कवर कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत हमने पहला जो लेसन था अपना कंप्लीट किया था। तो वो पहला लेसन कौन सा है आपका दोस्तों, उसको पहले बात कर लेते हैं। अच्छा, आज हम सभी लोग उससे बनने वाले जो प्रश्न होंगे उन सब पर हम सभी लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। उससे जो भी बनने वाले आपके प्रश्न हैं, करीब 20 से 25 हैं, जो पिछले साल पूछे गए हैं, उन सब पर हम सभी लोग बात करेंगे, ताकि आप लोगों को एक अपनी तैयारी का आकलन हो सके। तो पर्यावरणीय अध्ययन और शिक्षण शास्त्र हमारा पहला लेसन था दोस्तों, जिसके बारे में सभी लोगों ने अच्छे से जो भी उससे संबंधित, उस लेसन से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट थे, हम सभी लोगों ने कर लिए थे, ठीक है। आज हम सभी लोग क्या करेंगे, तो उससे बनने वाले प्रश्नों पर बात करेंगे। तो करीब 20 से 25 प्रश्न हैं दोस्तों, उन सभी को हम देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, और आप सभी लोग अपनी तैयारी का आकलन करते हुए चलेंगे। तो पहला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ भी कि कब यह आया हुआ है। जैसे पहला प्रश्न हमारा है, तो पहले प्रश्न पर नजर डालते हैं। इसको समझते हैं कि स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले इसका कीवर्ड ढूंढेंगे। तो कीवर्ड इसका क्या है दोस्तों, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी रूढ़िवादी जो छवियां बनी हुई हैं उनको तोड़ना चाहती है। तो इसके लिए स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। रूढ़िवादी का तात्पर्य क्या होगा कि महिलाएं ये कार्य नहीं कर सकते हैं, या फिर पुरुष ये कार्य नहीं कर सकते हैं। किसी एक लिंग विशेष के प्रति झुकाव होना ये उचित नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो वही कहने का तात्पर्य है कि लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। तो उसको अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, आप सभी लोग जो प्रश्नों को हल करें अपने एग्जाम में, तो आप ऐसा महसूस करें कि आप किसी, एक प्रश्न कह सकते हैं कि क्लास में खड़े हुए हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो अपने आप को सेंटर में रख के ही आप प्रश्नों को हल करें, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आप टीचर हैं, अध्यापक हैं, तो आप लैंगिक विषमता को और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशीलता को बनाने के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन हैं आपके। पहला ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएंगे। कह रहे हैं कि फ्लैश कार्ड दिखाएंगे आप केवल। अच्छा, सीटेट के एग्जाम्स में दोस्तों कॉन्सेप्ट जिसका अच्छा होगा वह आराम से आसानी से निकाल लेगा। तो केवल वाले प्रश्न तो अक्सर आप समझ लीजिए गलत ही होते हैं। केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने के लिए कहेंगे, यह उचित कार्य नहीं है, ठीक है। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। अच्छा, हमारे समाज में अक्सर मानना यह है दोस्तों कि यह कार्य अपेक्षाकृत पुरुषों के द्वारा किया जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। तो आप उसके बारे में बताएंगे आप कक्षा में विद्यार्थियों को कि यह कार्य किसी लिंग विशेष के लिए नहीं है, ठीक है, यह सभी प्रकार के लोगों के द्वारा किया जा सकता है। तो यह आपका यह सही जवाब दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। तो अन्य उपरोक्त आपके 3 जो है दोस्तों ये गलत हो जाएंगे, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये जनवरी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का क्या उद्देश्य है। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, या फिर बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, या बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। आपके ऑप्शंस हैं केवल बी, ए, बी, सी, केवल ए और सी। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना। यह भी है क्योंकि आप जब भी किसी बच्चे को पढ़ा रहे होंगे तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना। अच्छा, जब भी आप किसी बच्चे या किसी विद्यार्थी को पढ़ा रहे होंगे तो उसमें अवलोकन की क्षमता का विकास किया जाना चाहिए। हमने अवलोकन पर क्या बात किया था कि अवलोकन एक प्रकार से शाब्दिक अर्थ की बात करें अगर, तो यह किसी भी चीज को ध्यान से देखना होगा, ठीक है। तो अवलोकन और रचना कौशल, किसी प्रकार के बारे में रचनात्मक सोच का विकास किया जाना चाहिए। अच्छा, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास किया जाना चाहिए, यह भी सही हो जाएगा आपका। तो आपके इसमें आपका सही जवाब इसमें क्या होगा, ए, बी, सी, अर्थात इसमें तीनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये सही माने जाएंगे, ठीक है। ये दिसंबर 2019 में आया हुआ प्रश्न है।
अगला हमारा प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसमें कह रहा है कि अच्छा, हल करने से पहले आप सभी लोग प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे कि यह पूछ क्या रहा है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए कह रहा है। तो आपके ऑप्शन है, इनको पढ़ते हैं। इसके ऑप्शन कौन कौन से हैं, पहले इसको देखते हैं। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। ठीक है, ये तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। इसमें क्या है, सही। अच्छा, किसी भी बच्चे को आप जब पढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच जो संबंध है कि मतलब ना ही संस्कृत अलग है प्रकृति से, ना ही समाज अलग है, क्योंकि हम सभी लोग एक प्रकार से कहें तो सामाजिक प्राणी ही हैं। उनके बीच संबंधों को पहचानना व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। आपका अगला ऑप्शन है, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना। ये कह रहा है कि सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। यहीं पर बस थोड़ा डाउट हो जाता है। अगला ऑप्शन है आपका, विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। देखो, जिज्ञासा तो होगी तभी बच्चा किसी भी चीज को सीख सकेगा। जब कोई जिज्ञासा ही नहीं होगी तो वह किसी चीज को क्या सीखेगा। ठीक है, किसी चीज को करने, वो क्या करने की कोशिश करेगा, सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। देखो, जो किसी भी बालक को सर्वांगीण विकास करना, ठीक, उसका सृजनात्मकता सोच को उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नई नई उसको उसके विचारों को नई नई दिशा देनी चाहिए। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो देखो, बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। जब बच्चा अपने आप कोई कार्य करेगा तो उसे बेहतर रूप से सीख सकेगा। ठीक है, क्योंकि वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो बच्चा अपने हाथों से जब कोई कार्य करेगा तो वह उसको सीख पाएगा अच्छे से। अवलोकन करना, अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने, ये सभी तो उसके कौशल ही हैं दोस्तों। तो इसमें आपका क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए, आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। अच्छा, देखो, आप पढ़ाई चाहे जितनी ही कर लें, कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके एक प्रकार से हम कहें कि पढ़ा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको अपनी सोच का विकास करना है। तो इसको हल करने के लिए किसी विशेष प्रकार की आपको नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आपने समझा हुआ है, तो ये आप प्रश्न कर ले जाएंगे। क्योंकि देखिए, इसमें सटीक संख्यात्मक कौशल से क्या तात्पर्य है, किसी आप बच्चे को क्या याद करना रटना सिखाएंगे, नहीं ना। बाकी प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संबंधों को तो आप उजागर ही करेंगे, क्योंकि आपका उसको फर्ज है उसको बताना। अगर आप बताएंगे नहीं तो यह उचित और अनुचित कैसे पहचानेगा। और विशेषता प्राकृतिक वातावरण के बच्चों की जिज्ञासा व सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। नई नई चीज जब बच्चा दुनिया में आता है, नई नई चीजों को देखता है, उसकी प्रत्येक वस्तु के प्रति वह जिज्ञास होता है, जानने की कोशिश करता है। अगर आप उसको रोकेंगे तो उसका विकास कैसे होगा, तो सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। बाकी आप अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने आदि की प्रक्रिया के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना चाहिए, ताकि वो अच्छे से सीख सके। ये भी देख सकते हैं हम, दिसंबर 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि पर्यावरणीय अध्ययन कक्षाओं 3 से कक्षा 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है। ठीक है, कह रहा है कि जो पर्यावरणीय अध्ययन है, पर्यावरणीय अध्ययन कक्षाओं 3 से लेकर के, ठीक है, एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। दिसंबर 2019 में आया हुआ प्रश्न है। तो ये क्या कह रहा है कि आपके ऑप्शन क्या कौन कौन से हैं, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को पर्यावरणीय शिक्षा। पहला ऑप्शन आपका क्या है, पहला ऑप्शन हो गया विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। अगला आपका ऑप्शन हो गया पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी आपका सही जवाब हो जाएगा। पर्यावरण शिक्षा आपकी शामिल हो जाएगी, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं को और उससे संबंधित जो मुद्दे होंगे आप उन सबको शामिल करेंगे। ठीक है, कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 5 के विषय क्षेत्र के अंतर्गत। अगला आपका प्रश्न क्या है कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों। अच्छा, हम सभी लोगों ने जो कल पढ़ा था दोस्तों, उसी लेसन से संबंधित प्रश्न है आपके। ठीक है,
अगला हमारा चैप्टर कल हम सभी लोग कल करेंगे, फिर उसके आने वाले दिन में जो भी हम कल पढ़ेंगे उससे संबंधित प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो आपके एग्जाम होने के पहले मैं आपको ईवीएस अच्छे से कवर करा दूंगा, उससे संबंधित ईवीएस के अंतर्गत जीके जीएस के क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसमें मैं आपको अच्छे से करा दूंगा, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया है। अच्छा, प्रश्न आप अच्छे से पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया। ऐसा क्यों? इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। आपका पहला ऑप्शन वो ये हो गया। आपका दूसरा ऑप्शन क्या है? यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। तो इसका आपको उचित क्या लगना चाहिए कि देखो, हमने जब हम कल सभी लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि बच्चे जब अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। इसका सही जवाब यही हो जाएगा दोस्तों कि इस आयु जो पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में क्यों नहीं रखा गया। ऐसा इसलिए जो इस उम्र का इस उम्र के जो बच्चे होते हैं दोस्तों अपने परिवेश को एक समग्र रूप से देखते हैं, ना कि उसको पृथक करके देखते हैं। और यह शिक्षण अधिगम की कोई अच्छी युक्ति या ऐसा उत्तर हो नहीं सकता। पाठ्यक्रम को भार को भी कम करने के, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कोई पाठ्यक्रम का भार भी नहीं होता। सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है, या कोई आपका उचित आंसर है नहीं। तो यही सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों की सक्रिय भागीदारी। आपका अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? बच्चों की सक्रिय भागीदारी। अच्छा, बच्चों की सक्रिय भागीदारी, जाहिर सी बात है जब हम विद्यार्थी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करना हमारे लिए मायने रखेगा, अहमियत रखेगा। जब वो भागीदारी ही नहीं करेगा तो क्या सीखेगा? तो आपका ये तो सही हो गया। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, ये थोड़ा आपको अटपटा नहीं लगेगा कि बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों को ज्ञान से जोड़ना, ठीक है। तो इसको थोड़ा डाउट के ग्रुप में हम सभी लोग शामिल करेंगे ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, ये तो आपका सही लग रहा है, क्योंकि देखो आप कक्षा में सीमित करके किसी भी जो हम सभी लोग वास्तविक जीवन से सीख सकते हैं वो किसी 4 दीवारी में कैद होकर नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। अपने समाज पर्यावरण वातावरण इन सब से जो हम सभी लोग सीखेंगे वो किसी एक बंद कमरे में कैसे सीखेंगे। तो ये तो आपका सही हो गया कि पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना। पर्यावरण है क्या? है तो हमारा परिवेश ही, वो किसी एक बंद कमरे में कोई पर्यावरण थोड़ी ना रखा है। तो बाहर निकलेंगे तो भी तो चीजों के बारे में सीख सकेंगे। तो वही कहने का तात्पर्य है कि पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना। अगला आपका ऑप्शन है कि बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। अच्छा, इस तो आपका ये भी सही हो जाएगा। तो आपके सही जवाब इसमें क्या हो जाएंगे? यही आपका एक डाउट ग्रुप था, तो बी जिसमें है वो तो सही नहीं होगा। तो खैर बी वाला तो इसमें दिया ही नहीं है, आपका ए सी डी सही हो जाएंगे। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। आप सभी लोग जानते हैं कि आरंभ में बच्चे के विकास करने में उसके परिवार का अहम योगदान होता है, फिर उसके वातावरण का, जिसके आसपास का मोहल्ला हो गया, उसके मिलने जुलने वाले लोग हो गए, उनका योगदान, विद्यालय का योगदान। तो बच्चे के जो स्थानीय ज्ञान है दोस्तों, अगर हम उसको विद्यालय के ज्ञान से जोड़ देंगे तो उसको सीखने में कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। मान लेते हैं उसने स्थानीय ज्ञान में एक ऐसे ही समझने के लिए उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमने जो कोई बच्चा है दोस्तों, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई बच्चा है, हमने ठीक इसको क्या पढ़ाया, इसको हमने ए, इसके परिवार के द्वारा ए सिखाया गया, ठीक है। और ये विद्यालय है इसका, ये इसका विद्यालय है, ठीक है। अब इसमें इसको बी सी डी सीधे अलग अलग चीजें सिखाई जाने लगेंगी। अब ये एक अलग विद्यालय में जब ये बच्चे ने ए सीखा, ठीक है, ए सीखा, अब इसको इसी विद्यालय में पहले ए सिखाया गया, फिर बी सिखाया गया, फिर सी सिखाया गया, फिर डी सिखाया गया। तो ये क्या कर पाएगा? अपने आप को जो बच्चा है दोस्तों, इस कॉलेज की बजाय इस कॉलेज से ज्यादा जोड़ पाएगा अपने आप को, क्योंकि उसने ए के बारे में अच्छे से सीख रखा है। तो पहले उसको ए बताया गया, तो आप अपने आप को क्या करेगा? पहले कंफर्टेबल महसूस करेगा, फिर उसको बी बताया गया, फिर सी बताया गया, फिर डी बताया गया। वहीं इसमें क्या करा गया? इसमें सीधे उसको बी बताया गया, सी बताया गया, डी बताया गया। तो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस कर सकता। आप अपने आप को ही रख लीजिए, ठीक है। कुछ लोगों की बाल विकास बहुत अच्छी होगी, कुछ लोगों में पर्यावरण बहुत अच्छी होगी, कुछ लोगों की संस्कृत बहुत अच्छी होगी,
तो आरंभ से जिस चीज़ के बारे में आप सभी लोगों को नॉलेज होगा तो आप सभी लोग उसमें क्या होंगे, थोड़ा बहुत कंफर्टेबल होंगे। तो वही कहने का तात्पर्य है कि बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। इसके सही ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, ए, सी, डी। उम्मीद है दोस्तों ये प्रश्न आप सभी लोग हल कर पा रहे होंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। कह रहा है इसमें कौन इसमें पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें नहीं की बात की जा रही है। तो आप सभी लोग जब प्रश्न हल कर रहे होंगे तो देखेंगे कि प्रश्न कह क्या रहा है। पहले तो बात करते हैं, आपके ऑप्शंस क्या है। आपका पहला ऑप्शन है दोस्तों, परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। तो जो सकारात्मक आपके सीटेट की खास बात है दोस्तों, जो सकारात्मक चीजें होंगी वो तो अक्सर सही ही होती हैं। निगेटिव चीजें जो होती हैं वो थोड़ा आप अलग उनको रख लेंगे डाउट ग्रुप में, ठीक है। फिर बाद में उसको क्या करेंगे, आपको जो उचित लगेगा आप उसको सही जवाब देंगे, क्योंकि प्रत्येक चीज याद करके जा पाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो आप ऐसे ही हल करेंगे। सबसे पहले तो सकारात्मक इसमें क्या है कि परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। तो ये तो सही ही है, क्योंकि आप जागरूकता का विकास करना, चाहे बड़ा विद्यार्थी हो चाहे कोई छोटा विद्यार्थी हो, जागरूकता तो सभी के लिए मायने रखती है किसी भी चीज को लेकर के। जब तक किसी चीज के लिए जागरूक नहीं होगा वह चीजों के बारे में बेहतर जान नहीं सकता। अब अगला ऑप्शन क्या है कि बच्चे को स्वयं अपने हाथों से कार्य करने। अच्छा, ये सही का तात्पर्य दोस्तों इसका ये सही उत्तर नहीं है, ठीक है। मैं ऐसे बता रहा हूँ कि ये जो बिंदु है ये सही है। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, ये भी आपका सही है। इसके लिहाज से कहने का तात्पर्य है कि बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना। जब बच्चा स्वयं अपने आप से किसी कार्य को करेगा और उसके बारे में खोज करेगा, ठीक है, स्वयं को क्रियाकलापों से जोड़ेगा तो वह बहुत अच्छे से सीख पाएगा। बच्चे को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। अब देखिए आपको क्या मैंने क्या कहा, कॉन्सेप्चुअल विकास करेंगे बच्चे को, किसी को रटाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, पहले ही बाहर हो गया। इससे कहने का तात्पर्य है कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है, आप किसी बच्चे को, जब मैंने क्या कहा, आप जब एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को हल कर रहे होंगे तो आप ऐसा महसूस करें कि आप किसी कक्षा में हैं, ठीक है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो क्या करेंगे, आपका उद्देश्य क्या होगा, किसी भी बच्चे को अच्छे से समझाना, या आपका उद्देश्य होगा दोस्तों किसी भी बच्चे को रटाना। तो जाहिर सी बात है कि बच्चे को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये आपका मोटिव नहीं होगा दोस्तों। नहीं चाहेंगे आप कि कोई बच्चा परिभाषा को याद करे, बल्कि क्या चाहेंगे, हाँ, हालांकि मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो खैर हो सकता है, पर आपका यह मोटिव नहीं होगा दोस्तों कि आप प्रत्येक चीज उसको याद कराएं। हाँ, परिभाषा को आप समझाने की कोशिश कर सकते हैं, इसको आप समझिए। तो समझाने का तात्पर्य क्या हुआ, आप उसके कॉन्सेप्ट को ही तो बेहतर करना चाहेंगे। तो ये आपका इसका आंसर सही जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों पॉजिटिव हो गए प्रयास। ये नकारात्मक कहने का तात्पर्य है कि पर्यावरण का अध्ययन का उद्देश्य क्या नहीं है, बच्चे को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं ना याद कराना ना इसको प्रदान करना, ये आपका उद्देश्य नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चे की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। तो मैंने क्या कहा, सीटेट जब आप हल कर रहे होंगे दोस्तों तो आप सकारात्मक चीजों को क्या करेंगे। अच्छा, जब मैंने सीटेट दिया हुआ था तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, तो आप लोगों से मैंने ऐसा ही हल करने की कोशिश करी थी। तो आप लोग भी ऐसे ही हल करिए कि आप सकारात्मक चीजों को अलग कर लीजिए, नकारात्मक चीजों को अलग कर लीजिए, फिर जो क्वेश्चन की डिमांड हो आप उसके हिसाब से आप उसको हल कर लीजिए। अब मुझे नहीं लगता इन सबको रटने की जरूरत है आप सभी लोगों को कि आप एक एक क्वेश्चन करके रटे जा रहे हैं, ठीक है। और बाकी आप जैसे सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच या आपके कॉन्सेप्ट बेहतर होंगे तो आप इतना जरूर कर लेंगे कि आप पास हो जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों स्थानीय, हाँ थोड़ा बहुत फैक्चुअल भी हो सकता है, जैसे आप इसमें कह सकते हैं फैक्ट है दोस्तों इसमें कॉन्सेप्ट, हालांकि आप जब पढ़ रहे होंगे तो ये भी आपको पता हो जाएगा। स्थानों, दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल, ये थोड़ा दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, स्थितीय कौशल, ग्राफिक कौशल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब आपका चित्रण कौशल हो जाएगा दोस्तों। इसको मानचित्रण कौशल भी कह सकते हैं। स्थानों, दूरियों, दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता चित्रण कौशल कहलाएगी। अच्छा, मान लेते हैं कि आप क्या करेंगे, इसको ऐसे समझते हैं कि आप सभी लोग मैथ वगैरह जब हल करते हैं, मैथ रीजनिंग वगैरह, तो ऐसे इस्तेमाल करते हैं ना, ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं क्या है, चित्र ही तो है, आरेख ही तो है। तो इसके हिसाब से आप ऐसे अगर बना के बच्चों के बताएंगे तो उनको बेहतर रूप से समझ में आ जाएगा। तो दिशाओं का ज्ञान जैसे क्या चित्रण कौशल ही तो हो जाएगा एक प्रकार से। हालांकि इसका जवाब कुछ अन्य स्रोतों में थोड़ा बहुत अलग भी हो सकता है,
लेकिन ज्यादा प्रमाणिक आंसर यही रहेगा। चित्रण कौशल, इसमें क्या हो गया, ये पूर्व हो गया आपने बताया, ठीक है, ये पश्चिम हो गया आपने बताया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो एक प्रकार से दिशाओं के ज्ञान को बारे में, दिशाओं का ज्ञान जो प्राप्त करने के लिए आपने क्या किया, उन्होंने देने के लिए आपने चित्र का सहारा लिया ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आए। अगला हमारा प्रश्न है कि ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है, इस पर बात करते हैं। जैसे ईवीएस शिक्षण जब आप प्रदान कर रहे हैं बच्चों को, तो कक्षा में प्राप्त अधिगम जो कक्षा में बच्चे सीखते हैं, विद्यालय के बाहर से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है। ये दिसंबर 2018 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। अगला ऑप्शन आपका है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तक से लिंक करना। पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, पाठ्यचर्या से बाहर जाना। तो इसका सकारात्मक उत्तर क्या हो सकता है आपका। फिर से एक बार प्रश्न पढ़ते हैं। शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है। कहने का तात्पर्य है कि जो विद्यालय से बच्चा सीखता है उसे शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को, जो कक्षा में विद्यार्थी जो सीखता है, विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने, विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान लेते हैं कि मैंने जो भी कक्षा में अपने सीखा, ठीक है, उसको बाहर के जीवन से, जो वास्तविक दुनिया है, जो वास्तविक चीजें, उनसे जोड़ने का तात्पर्य इस क्या हो सकता है। बेहतर इसका उत्तर क्या हो सकता है। तो पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, ये भी नहीं हो सकता। पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, ये भी नहीं हो सकता। पाठ्यचर्या से बाहर जाना, ये भी नहीं हो सकता। वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, की वास्तविकता क्या है। जैसे आप मान सकते हैं कि अभी आप सभी लोगों ने देखा है काफी हीट वेव का सामना करना पड़ रहा है लोगों निरंतर एक प्रकार से हम कह सकते हैं विपरीत परिस्थितियां जन्म ले रही। कई लोगों को मृत्यु का सामना भी करना पड़ा है। तो वही है, जो वास्तविक चीजों के बारे में बच्चों को हम जब बताएंगे तो वो क्या करेंगे, अभी से चीजों को समझेंगे, वृक्षारोपण वगैरह पर ध्यान देंगे। तो वही कहने का तात्पर्य जो वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे और चिंताओं को पाठ्यपुस्तक से लिंक करना, यह मोटिव होना चाहिए, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न क्या है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक क्या है। तो एक देखो, इसमें भी एक प्रश्न देखा जाए तो आप सोच लीजिए, सोच सकते हैं कि यह मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध अवधारणा है, या फिर अंधविश्वास है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये तो मिथक है या वैज्ञानिक तथ्य। ये कोई दोस्तों वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। विज्ञान को यह प्रमाणित नहीं करता है कि मतलब महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है। अगर ऐसा होता तो यूपीएससी का जो एग्जाम एक प्रकार से हम कहें भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम में शामिल है, उसको महिलाएं उसको टॉप नहीं कर पाती, ठीक है। या फिर अन्य जो जैसे सीटेट ही दे लीजिए, जरूरी नहीं कि इसमें सिर्फ पुरुष ही बैठ रहे हैं, इसमें महिलाओं की भागीदारी अच्छी खासी है। तो यह तो कहना ठीक नहीं होगा कि महिलाएं, वैज्ञानिक ये चीज, विज्ञान जो है इस चीज की प्रमाणिकता नहीं देती है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है। एक प्रकार से रूढ़िबद्ध अवधारणा है, ये आपका सही हो जाएगा। जैसे कि भारत जब हमारा आजाद नहीं हुआ था तो महिलाओं की बेहतरी के लिए कार्य नहीं किए गए। उनको जैसे सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा या फिर ऐसे कई सामाजिक कुरीतियों का उनको सामना करना पड़ता था। उनको उनकी बेहतरी के लिए, उनके जीवन की बेहतरी के लिए उनको सीखने के मौके कम प्रदान किए गए। तो यह हम नहीं कह सकते हैं कि वो एक प्रकार से कमजोर हैं। फिर जब भारत आजाद हुआ तो महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार के द्वारा कई कार्यक्रम चलाए गए। अब वह एक प्रकार से देखा जाए तो महिलाएं पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। तो यह एक प्रकार से रूढ़िबद्ध धारणा है जो समाज से कहीं ना कहीं प्रेरित है, प्राचीन समाज से, जो कि खैर वर्तमान समय में तो स्थिति बेहतर हो रही है, लेकिन अभी बेहतर होने की जरूरत है और भी। तो ये मिथक, वैज्ञानिक तथ्य, अंधविश्वास, ये क्या है, तो एक प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणा है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, क्या कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वह जवान थे तो क्या उन्हें कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। इसमें किसकी संभावना नहीं की बात कर रहा है दोस्तों, कि किसकी संभावना नहीं है। तो एक बार फिर से प्रश्न को समझते हैं, तभी आप अच्छे से उत्तर को समझ पाएंगे, परख पाएंगे, जान पाएंगे। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध मतलब कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा
हमारी जो जलवायु है दोस्तों समय के साथ साथ परिवर्तित हो रही है, तो बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जो विलुप्ति के कगार पर हैं। हालांकि पेड़ पौधों की बात ना करके देखा जाए तो बहुत सारे जीव जंतु भी विलुप्ति के कगार पर हैं। उनको सरकार के द्वारा संरक्षण योजनाएं तो कई प्रकार की चलाई जा रही हैं। तो वही है जो कहने का तात्पर्य है, जो कुछ बुजुर्ग लोगों से पूछिए कि जब वो युवा अवस्था में थे तो उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे जो आजकल दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इसके 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 कहने का तात्पर्य है कि उपरोक्त में से कौशल के आकलन की संभावना नहीं, इसमें से क्या नहीं है। तो चर्चा, जब आप किसी से बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम आप बात कर रहे हैं किसी मुद्दे पर, तो क्या होगा, चर्चा ही तो हम सभी लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगर किसी चीज पे आप हम अपना इनपुट आउटपुट आप भी दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, तो क्या हमारे दोस्त हमारे आपके बीच एक वार्तालाप हो रही, चर्चा हो रही। अब हम किसी जैसे बुजुर्ग से जब बात करेंगे किसी मुद्दे को लेकर के, वो अपने हमको आंकड़े देगा, अपनी जो इंफॉर्मेशन होगा देगा, तो चर्चा ये हो जाएगा। अब जब हम उससे कुछ किसी चीज के बारे में पूछ रहे हैं तो प्रश्न तो हम पूछ ही रहे हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है, ये सही हो जाएगा। अभिव्यक्ति, जब वो किसी चीज के बारे में हमने इससे कुछ पूछा, मान लेते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं दोस्तों, ये अक्सर कई बार आया हुआ प्रश्न है। जैसे ये ए हो गया, ये हो गया आपका विद्यार्थी, ये आपका विद्यार्थी हो गया, ठीक है। और बी, ये आपका हो गया बुजुर्ग, ये हो गया आपका बुजुर्ग व्यक्ति। अब इसने क्या करा, इसने इससे कुछ पूछा, तो प्रश्न तो किया ही उसने, क्योंकि जब उसने पूछा कि कहने का तात्पर्य शिक्षिका कह रही है कि विद्यार्थियों से कहा जब कुछ बुजुर्ग लोगों से पूछिए कि जब वो जो जवान थे, जिसमें पूछिए का तात्पर्य यही कि प्रश्न पूछिए, ठीक है। तो ये तो आपका शामिल हो गया, प्रश्न आपका शामिल ही हो गया इसमें, ठीक है। अब जब ये इससे आपने कुछ पूछा, ठीक है, मान लेते आपने अगर कुछ प्रश्न पूछा, तो इसने क्या करा, उसके बारे में उसने बताया, तो अपने विचारों की तो अभिव्यक्ति करेगा ही, तो इसमें अभिव्यक्ति भी आपकी शामिल हो गई, अभिव्यक्ति भी शामिल हो गई, ठीक है। अब जब आप दोनों लोग कुछ बातचीत कर रहे हैं, तो आपने उससे कुछ पूछा, उसने कुछ बताया, तो चर्चा भी इसमें शामिल हो गई, वार्तालाप आप दोनों लोग कर रहे हैं, तो ये तीनों आपके शामिल हो गए। तो इसमें क्या सही नहीं हो सकता है, तो प्रयोग का तात्पर्य क्या है, मान लीजिए किसी आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया हो, अब उसके बारे में कोई नई चीज के विकास कर रहे हो, या उसको लेकर के एक प्रकार से हम एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हो किसी चीज को लेकर के, उसकी कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, तो वो आपका प्रयोग में शामिल हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न, उम्मीद है दोस्तों समझ पाए होंगे। अगला हमारा प्रश्न है 12 नंबर, फरवरी 2016 में आया हुआ। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे जिनके छोटे बच्चे हैं, अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है, ठीक है। कहने का तात्पर्य क्या है, अच्छा हमने जब सभी लोग जब विभिन्न कौशल्स के बारे में बात कर रहे थे, अच्छा अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूं, एक मिनट। मैं कल के लेक्चर की आपको वो दिखाना चाहता हूं, जो कौशल विभिन्न कौशल्स के बारे में हम बात कर रहे थे। पर्यावरण शिक्षण का महत्व, ये तो करिकुलम कमेटी आपकी हो गई दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अवलोकन करने का तात्पर्य क्या है, सामान्य तौर पर अवलोकन का अर्थ है ध्यान से देखना, और अवलोकन के अंतर्गत ही रिकॉर्डिंग करना शामिल है। इसमें मानसिक और शारीरिक आपकी दोनों गतिविधियां भी शामिल है, ठीक है। और इसमें किसी भी चीजों को आप गौर से देखते हैं, जानकारी एकत्र करते हैं और उसको नोट करते हैं। तो अब अपने प्रश्न पर आते हैं। क्या कह रहा है कि क्या आपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे, क्या कह रहा है कि आपने अपने आसपास कोई किसी भी प्रकार का आपने जानवर देखा, इसको आप अच्छे से देखिए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं, देखना शामिल हो गया इसमें। जिनके छोटे बच्चे हैं अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। तो कहने का तात्पर्य है कि इस माध्यम से प्रक्रमण कौशल का आकलन, किस कौशल का आकलन किया गया है, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, वर्गीकरण एवं चर्चा, न्याय के लिए सरोकार, परिकल्पना एवं प्रयोग। इसमें न्याय का ही तो शामिल नहीं है, किसी के साथ कोई अपराध तो हो नहीं रहा, ठीक है। तो ये तो गलत ही हो जाएगा आपका। परिकल्पना एवं प्रयोग का भी कोई मायने नहीं रखता इसमें। वर्गीकरण एवं चर्चा, सिर्फ देखने की बात हो रही, ना कि उसको छाटना, बीनना, अलग करना। वर्गीकरण का तात्पर्य क्या है, उसके समानता एवं असमानताओं के आधार पर उनको अलग करना, ठीक है। फिर किसी कैटेगरी में स्पेसिफाई करना, उनको लिखना एक अलग प्रकार से। तो वर्गीकरण में चर्चा भी नहीं। यहाँ पर बात देखने की हो रही है दोस्तों, और उसको नोटबुक में लिखने की हो रही है। तो अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग समझ आए होंगे कि अवलोकन के अंतर्गत क्या है, किसी भी चीज को अच्छे से देखना,
उसको अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व करना और उसको अपनी नोटबुक में लिखना, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं रिकॉर्डिंग भी कहलाएगा। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है 13 नंबर। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, अक्सर आता है, कई बार आया है, कई बार रिपीट भी हुआ है। तो आप इसको, तो ये ना समझ में आए तो इसको आप, हम कह सकते हैं कि आप इसको याद ही कर लीजिए। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फाइल लेती हैं और पानी में डाल देती हैं एवं दिखाती हैं कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मोड़कर जोर से दबाती हैं और फिर से पानी में डालती हैं तथा शिक्षार्थियों को दिखाती हैं कि वह डूबा है। ठीक है, फिर से पानी में डालती तथा शिक्षार्थियों को दिखाती हैं वह डूबा। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती हैं कि ऐसा क्यों हुआ। शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती हैं ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न के उत्तर में निम्नलिखित में कौन सा जो कौशल है आपका शामिल हो जाएगा। मापन, परिकल्पना, वर्गीकरण, अवलोकन। ये क्या हो जाएगा आपका। बात यहाँ पर फिर से आपकी अवलोकन की आएगी। कहने का तात्पर्य है कि परिकल्पना, वर्गीकरण, इसमें चीजों को समानता समानता के आधार पर अलग करने की बात नहीं की जा रही है। एल्युमिनियम फाइल लेती हैं और पानी में डालकर देती हैं और दिखाती हैं। फिर यहीं पर बात दिखाने की है। वह ऊपर तैरता है, फिर वह फाइल मरोड़कर जोर से दबाती हैं, निचोड़ती हैं और फिर से पानी में डालती हैं तथा शिक्षार्थियों को दिखाती हैं कि वह डूबता है। बाद में शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसमें कौन सा कौशल शामिल हो जाएगा। मापने की तो कोई बात ही नहीं, ना परिकल्पना की ना वर्गीकरण की। तो आपका सही जवाब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका अवलोकन हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तिका में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभव का वर्णन करती है। इसे शामिल करने के क्या कारण हो सकते हैं, या फिर हो सकता है या सकते हैं कुछ भी। यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी के बारे में झांकने का अवसर देती है। ठीक है, और अगला आपका ऑप्शन क्या है, यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर की रूढ़वादिता को चुनौती देती है। यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। देखो, बात जहां अवधारणा की होगी, सीटेट जैसे एग्जामों में जो कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, तो अवधारणा या परिभाषा इन सबको रटने की बात होगी तो अक्सर नहीं सही माने जाएंगे। ठीक है, तो बात सिर्फ जब यह आपका कुछ ऑप्शन गलत हो गया तो आप इसको इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे आप करेंगे। इसमें कह रहा है कि कौन सा क्या कारण हो सकता है। ठीक है, सही एक प्रकार से कह सकते हैं कितने हो सकते हैं। तो आपका ये निगेटिव तथ्य है, तो इसको आप देखिए किसमें शामिल है, तो वो तो आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। तो ये भी सही नहीं होगा क्योंकि इसमें है, चौथा सही नहीं होगा। इसमें 1 2 3 4 इसमें सही नहीं होगा। केवल एक वाला भी सही नहीं है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, 1 2 और 3। 1 2 और 3 कहने का तात्पर्य है कि जब बात अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में हो रही तो दोस्तों उनकी जिंदगी में झांकने का अवसर हमें यह प्रदान करता है कि किस प्रकार की वो चुनौतियों का सामना करते हैं। ठीक है, उनकी वास्तविकता क्या है इस बारे में तो जानने का अवसर हमें देती है। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। स्पेसशिप के बारे में हम बात कर सकते हैं कि जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो समझने का तो हमें मौका प्रदान ही करेगी। यह घटना, हालांकि जब बात यहाँ किसी महिला विशेष की हो रही, सुनीता अंतरिक्ष यात्री में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। तो जेंडर रूढ़वादिता को तो चुनौती देती है कि यह कार्य किसी एक विशेष लिंग के द्वारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो रूढ़वादिता को चुनौती तो देती ही है। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों आपका ये सही जवाब हो जाएगा 1 2 3। तो समझ गया सभी लोगों को इस प्रकार के जो प्रश्न है कैसे हल करना है। जो निगेटिव तथ्य होगा आप उसके आधार पर ऑप्शन को आप अलग कर लेंगे। ठीक है, और फिर आपको जो उचित लगेगा आप उसको लगाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 15 नंबर दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है, कह रहा है पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना और अवलोकन करना। तो इसमें आपके क्या हो जाएगा, सही जवाब इसका निर्धारण हो जाएगा। एक बार फिर से इसको समझते हैं, नहीं कौशल का तात्पर्य क्या है, कौन सा इसमें नहीं है। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु है। पूछताछ आधारित अनुभवों के केंद्र बिंदु है, तो उसमें पूर्वानुमान भी शामिल हो सकता है, निष्कर्ष भी शामिल हो सकता है, अवलोकन भी शामिल हो सकता है, निर्धारण नहीं शामिल है इसमें दोस्तों। ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है।
अगला आपका क्वेश्चन क्या है कि ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। ईवीएस का तात्पर्य क्या है? एनवायरमेंटल स्टडीज। हालांकि वो कहीं कहीं दोस्तों एनवायरमेंट स्किल्स भी देखने को मिलेगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? आपके ऑप्शंस कौन कौन से हैं? कह रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या होगा? जो पर्यावरण शिक्षण पढ़ाई जा रही है प्राथमिक स्तर पर, उसका कौन सा एक ऐसा उद्देश्य जो नहीं होगा? कक्षा में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना, या तो एक प्रकार का सकारात्मक है, ठीक है, क्योंकि जो भी हम कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को क्या कर रहे हैं? बाहर की दुनिया के लिए ही तो तैयार कर रहे हैं, तो ये तो एक प्रकार का सकारात्मक तथ्य है। शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करें, बस यहीं पर आपको क्या लगता है? ये नकारात्मक तथ्य हो जाएगा। आपको कोई मार डांट के पढ़ाए तो आप क्या करेंगे? उसको पढ़ेंगे कि आपके हिसाब से कुछ चीजें आपके अनुकूल हो, ना कि प्रतिकूल हो, तभी तो आप पढ़ना चाहेंगे। कड़ा अनुशासन सुनिश्चित करें, ये आपका एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि नकारात्मक तथ्य है, तो इसको आप डाउट में शामिल कर लीजिए, ठीक है। अब बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य प्रेरित करें, ये तो आपका भी सकारात्मक हो गया कि आप चाहेंगे बच्चा प्रश्न पूछे, जो चीजें उसे नहीं समझ में आई उन पर आप बात करें। बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य प्रेरित करें, उनका जो परिवेश है, वातावरण है, उससे अवश्य को परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य रूप से प्रेरित करना चाहिए। तो सही जवाब दोस्तों क्या होगा? इसमें कौन सा उद्देश्य नहीं है? कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करना कोई उद्देश्य नहीं होगा आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सितंबर 2014 में आया हुआ प्रश्न है कि शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीजों को खोजें और सीखें, विषय की आधारभूत अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद करना, शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? उसको देखते हैं। पहले इसको फिर से एक बार समझते हैं कि सर्वेक्षण और लेखन पर कहने का तात्पर्य है कि कक्षा 5 के पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य नहीं है। इसमें मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर नहीं की बात नहीं हो रहा कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना, शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीजों को खोजे और सीखे। अब आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए, इसमें सबसे सकारात्मक क्या है? आप उसकी सामान्य जानकारी का आकलन करेंगे कि कितना उसको आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, उसकी कमियों को मतलब उजागर करना चाहेंगे, नहीं ना। तो शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीजों को खोजें और सीखें, सबसे ज्यादा सकारात्मक तथ्य तो दोस्तों यही है, ये आपका सही हो जाएगा। जैसे कि आधारभूत अवधारणा है, वही कहने का तात्पर्य आप उसको रटाना चाहेंगे, नहीं ना। शिक्षार्थियों के व्यवहारिक कौशलों में सुधार करना, हाँ ये थोड़ा हो सकता है कि उसके व्यवहारिक कौशल में सुधार करना चाहें, किंतु सबसे भी सकारात्मक आपका यही हो जाएगा, अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीजों को खोजें और सीखें। तो सबसे ज्यादा सकारात्मक जो चीज होगी उसको आप टिक करेंगे। अब अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। क्या है कीवर्ड इसका? सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है, यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा? कहने का तात्पर्य है कि आपको सोचने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि मान लेते हैं कि आपके गांव में, अच्छा हमने कल यातायात को लेके ही पेट्रोल से चलने वाले, डीजल से चलने वाले या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो भी हैं उन सब के बारे में इसी का उदाहरण लेकर के अपने अपने लेक्चर को अच्छे से बात करिए उस लेक्चर में। तो यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा? इस कथन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को तेल के न्यायसंगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, कि तेल के बारे में वो कैसे उसका उचित उपयोग करें, इसके बारे में आप बताना चाहेंगे। कि छात्रों को पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन करना, कि इसके पेट्रोल ये भी नहीं हो सकता। सबसे फिर वही कह रहा हूँ, सबसे सकारात्मक तथ्य की खोज करिए। वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने, कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना, ये हो गया आपका सबसे सकारात्मक तथ्य। पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना। देखिए जब आप कल हम लेक्चर कर रहे थे तो किसी विद्यार्थी को जब आप उदाहरण प्रस्तुत कर रहे होंगे तो वो वास्तविक जीवन के परिप्रेक्ष्य में होगा, ताकि वो समझ पाए चीजों के बारे में, ना कि आपका उद्देश्य होगा कि वो आप रटाएं उसको एक उदाहरण विशेष करके। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? उसको न्यायसंगत तेल के उपयोग के बारे में तो बताएंगे नहीं कि इसका न्यायसंगत उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, कम करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, इन सबसे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, ये बताएंगे कि वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
कि आप वास्तविक जीवन की जो चिंताएं हैं उनको समझिए कि वास्तविक जीवन आपका कैसा होगा। किसी भी विद्यार्थी को आने वाले कल के लिए तैयार करना होता है, सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देंगे। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे। अगला हमारा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों को पर्यावरण के साकल्यवादी ढंग से देखने का योग्य बनाना। कल हम जब बात कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उसमें इसकी बात आई थी दोस्तों। जो फैक्ट दिया हुआ है, पढ़ाई के विषय की संख्या को कम करना, विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना, विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षार्थियों को पर्यावरण का साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। ठीक है, उसके चौमुखी चीजों को देख सके, वो सोच समझ सके उसके बारे में। अगला हमारा प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का कौन सा एक उद्देश्य नहीं है दोस्तों? फिर बात हो रही कि नहीं है, बाकी कौन से ऐसे 3-4 उद्देश्य हैं और एक कौन सा एक ऐसा उद्देश्य नहीं है। इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप परिभाषाओं को याद करना योग्य नहीं बनाना चाहेंगे, रटाएंगे बिल्कुल ही नहीं, तो ये भी नहीं है आपका। तो यही हो जाएगा, इसमें नहीं पूछ रहा ना, किसी चीज को रटाएंगे थोड़ी ना आप, ये आप याद रखिए। इससे शिक्षार्थियों के विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने योग्य बनाना, ये आपका सही हो जाएगा। बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना, हमने अभी बात की थी कि किसी भी विद्यार्थी को आप आने वाले कल के लिए तैयार करेंगे। हम सभी लोग समाज में रहते हैं, हम सभी की एक दूसरे के प्रति कुछ अपनी जिम्मेदारियां हैं वो निभानी पड़ती हैं। ठीक है, अगर आप किसी प्रकार का उत्पाद करते हैं तो उससे आपका पूरा परिवेश, मोहल्ला प्रभावित होगा। तो वही कहने का तात्पर्य है कि बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, कहने का एक प्रकार से इस तथ्य का मतलब क्या है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का अगर रोड के किनारे एक्सीडेंट हो गया तो वीडियो बनाने की भी उसको नियर या हॉस्पिटल ले जाना उसकी एक प्रकार से जिम्मेदारी ही तो है। मान लीजिए कल किसी ने देखा नहीं, कल को आप खुदा ना करे, पर ऊपर वाला ना करे, आपके ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, तो जब आपने किसी की मदद कर रखी होगी तो आप दूसरा भी आपकी कोई मदद करेगा। तो वही है कि मतलब समाज के जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों के संस्कृत अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो ये 3 दोस्तों हो गए पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य। और कौन सा नहीं है? तो मुख्य शब्दावली को सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना, ये कोई आपका सही जवाब नहीं होगा। तो हालांकि इस प्रश्न के हिसाब से तो आपका ये सही जवाब यही हुआ, क्योंकि नहीं पूछ रहा है, बाकी अन्य तो 3 आपके उद्देश्य हैं उसके। और अगला हमारा प्रश्न है कि को छोड़कर बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। कहने का तात्पर्य है कि कौन सा एक ऐसा है जो नहीं शामिल है, बाकी सभी वातावरणीय कारकों में विकास करने के लिए अपना योगदान देते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता, शारीरिक गठन और संस्कृति। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि शारीरिक गठन दोस्तों अहमियत अपेक्षाक्रम कम रखता है। शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता और संस्कृत, ये सभी मायने रखते हैं कि बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में इनका अपना एक अहम योगदान है। हालांकि शारीरिक गठन का, जब आप पौष्टिक खाना खाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अच्छी जिसकी सेहत होगी स्वस्थ, वो कहावत तो सुना ही होगा आप सभी लोगों ने, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग बसता है। तो उसके लिए आप सभी लोग पौष्टिकता की गुणवत्ता मायने रखती है। शिक्षा की गुणवत्ता, आप जब अच्छे से चीज़ों के बारे में जानते होंगे तो उसके बारे में बात कर पाएंगे, किसी भी चीज़ के बारे में जागरूक होंगे तो अच्छे से हवाई बात करने से बचेंगे, तथ्यात्मक आप बात करेंगे। तो संस्कृत भी अपनी योगदान रखती है दोस्तों। वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? तो वह कौन से कौशल का विकास करने का प्रयास कर रहा है दोस्तों? ठीक है, वर्गीकरण कौशल, चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल और अवलोकात्मक कौशल।
तो अवलोकन कौशल कह रहा है कि वायु हर जगह है। प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है, क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है। तो शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो वर्गीकरण कौशल, चिंतन कौशल। वर्गीकरण कौशल दोस्तों समानता समानता के आधार पर चीजों में अंतर बताता है। जब आप मान लेते हैं कि हमने कल भी बात की थी, अच्छा समझ लेते हैं वर्गीकरण कौशल में क्या होगा। जैसे कि ये कुछ चीजें दोस्तों ये हैं, ठीक है। अब ये इससे पृथक है, ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया, ठीक है। ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया। तो ए जो है बी से तो अलग है, हालांकि जो ए वाली चीजें हैं ये अपने आप में समानता रखती हैं। तो हमने इन सबको पहचाना, इनको क्या करा, पहचाना, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया आपका। तो हमने इनको पहचाना, ए और बी, इनकी समानता समानता के आधार पर इनको अलग करा। फिर ए वाले को इधर कर दिया, बी वाले को उधर अलग अलग कर दिया। तो इनके बाद में हमने क्या करा, कैटेगराइज कर दिया जाकर के अलग। तो वही है वर्गीकरण कौशल में समानता समानता का हम सभी लोग ध्यान रखेंगे। चिंतन कौशल के बारे में हम चीजों के बारे में सोचेंगे। अवलोकन तो ध्यान से देखना और लिखना, रिगार्डिंग करना, ये सब शामिल हो गया। तो व्यंग्यात्मक कौशल तो नहीं है दोस्तों। तो खैर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, इसका सही जवाब आपका क्या होगा, वर्गीकरण कौशल, चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल और अवलोकन कौशल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चिंतन कौशल। आप चीज़ों के बारे में सोचेंगे, ध्यान देंगे कि क्या सही हो सकता है। कि हम जब आपसे कोई प्रश्न पूछेंगे क्या मृदा में वायु है, तो क्या आप सोचेंगे ना कि मृदा में क्या वायु है, क्या पानी के अंदर वायु, क्या हमारे शरीर के अंदर वायु है। तो चीज़ों के बारे में आप गहनता से सोचेंगे, विचार विमर्श करेंगे, तो चिंतन कौशल का विकास होगा, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन का पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ये तो आपका नकारात्मक तथ्य है। विद्यालय बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ये दोस्तों आप कई जगह देख चुके होंगे इस फैक्ट को। तो वही है कि ये सही हो जाएगा आपका, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। आप जो भी पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं उसको वास्तविकता से जोड़ने का कार्य करना। बच्चों को तकनीकी सुविधा, ये भी गलत हो गया, आप बिल्कुल रटाएंगे है नहीं, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना। तो आपका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तो हमने जो कल पढ़ा था उससे जो विगत वर्षों के जो प्रश्न आए हुए हैं हम सब लोगों ने उस पर अच्छे से बात कर ली। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को समझ आया होगा, आप सभी लोग अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। टेट के अंतर्गत तो थोड़ा फैक्चुअल है, पर सीटेट का एग्जाम दोस्तों कॉन्सेप्चुअल होता है। अब 24 कुछ प्रश्न आपने करा, अगर आपकी सोच विचारने की क्षमता अधिक है, बढ़िया है, आप चौमुखी सोच सकते हैं, तो उम्मीद है दोस्तों आप 24 में करीब 20 तो कर ही लेंगे, 100% आप 20 कर लेंगे। तो अगले दिन मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगला पार्ट हम पढ़ेंगे, फिर उससे संबंधित प्रश्न करेंगे जिससे आप अपनी तैयारी का आकलन पर कर पाएंगे। खैर मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों, अपनी पढ़ाई जारी रखिए और हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और सब्सक्राइब भी जरूर करें।